एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहां से यहां तक। फिर यहां से आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा, व्हाट डज दी पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड। पोइट ने क्या कहा पोइट ने क्या कहा कि पोइट ने हमें क्या बताया है कि उनका मूड किससे चेंज हो गया, किस चीज से उनका मूड चेंज हुआ, ठीक है। और उसी के बाद हमें थर्ड क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन में गिवन है, वो है हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज्ड। पोइट का मूड कैसे चेंज हुआ। पहले पोइट ने क्या बताया कि जिस चीज से उनका मूड चेंज हो गया, फिर नीचे कैसे चेंज हुआ, मतलब किस चीज में चेंज हुआ कि वो सैड थे तो वो हैप्पी हो गए, ये हुआ ना। तो ये हम देखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है। तो डस्ट द डस्ट ऑफ स्नो, ये आप जो क्वेश्चन है उसी में से नोट डाउन करके लिख सकते हो। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या था, फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स the fine particles ऑफ स्नो। तो क्या है डस्ट ऑफ स्नो का मतलब, द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे टुकड़े। तो यहां पर हमारा अभी इतना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है जो यहां से यहां तक है। अब हम देखेंगे अपना ये वाला, व्हाट डज दी पोइट सेज हैज चेंज हिज मूड। पोइट ने क्या कहा कि जिससे उनका मूड चेंज हो गया। तो हमने पोएम में देखा था पोइट पोइट क्या कहते हैं कि जो डस्ट ऑफ स्नो है, जब वो गिरती है उनके ऊपर तो उनका मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो द सडन, अब हम जो आगे क्वेश्चन लिखेंगे वो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, क्योंकि अब यहां से हमारा क्या होगी, इतनी बात हमारी इस क्वेश्चन की होगी। अब हम जब दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे तो यहीं से नहीं लिखेंगे, यहाँ पैराग्राफ चेंज करके। द सडन तो क्या बताया था, द सडन सावर इन द फॉर्म, द सडन सावर तो द सडन, सडन यानी होता है अचानक। द सडन सावर, तो पोइट बताते द सडन सावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। द सडन सावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। द सडन सावर, अब यहाँ सावर से क्या मतलब है, मतलब गिरना, जब वो आइस गिरती है, जब वो स्नो गिरती है। द सडन सावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के रूप में। डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो के, बर्फ के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े के रूप में जब उनके ऊपर गिरती है, जब बर्फ के टुकड़े उनके ऊपर गिरते हैं, चेंज दी पोइट्स मूड, तो वो क्या कर देते हैं, पोइट का मूड चेंज कर देते हैं।
क्या कहा गया है? द सडन, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है द सडन शावर इज फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। जो छोटे टुकड़े होते हैं बर्फ के, वो क्या करते हैं, जब गिरते हैं तो उससे क्या होता है, पोइट्स का, कवि का जो मूड होता है वह चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया जो हमें इसी में गिवन है। एक ही क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन गिवन है। अब हम देखेंगे हमारा ये वाला, हाउ हैज पोइट्स मूड चेंज। पोइट्स का मूड किस तरह से चेंज हुआ, मतलब क्या क्या हुआ, वो दुखी हो गए या खुश हो गए। तो क्या हुआ था, हमने क्या देखा था अपने पोयम में कि वो खुश हो जाते, वो हैप्पी हो जाते हैं। हाँ, तो जो हमारा क्वेश्चन है द डस्ट ऑफ स्नो, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे ये वाला, हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज। पोइट्स का जो मूड था कैसे चेंज हो गया। एक बार मैं आपको शुरू से सारा क्वेश्चन बताऊंगी, सारा आंसर बताऊंगी, फिर मैं आपको ये बताती हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि इसका आंसर मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराती हूँ कि ये क्या था, ठीक है। तो व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, द फाइनेस्ट पार्टिकल ऑफ डस्ट, द फाइनेस्ट पार्टिकल ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े ही क्या है, डस्ट ऑफ स्नो है। व्हाट डज द पोएट सेज हैज चेंज हिज मूड, पोएट ने क्या कहा कि किससे उनका मूड चेंज हो गया, द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड पोएट्स मूड। क्या हुआ, जो अचानक से जो शावर हुआ किसका, डस्ट ऑफ स्नो का, बर्फ का, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों का, जब पोइट के ऊपर अचानक से शावर हुआ, शावर यानी गिरना, उड़ेलना, हाँ, तो जब वो उनके ऊपर गिरते हैं तो उससे क्या होता है, उनका मूड चेंज हो जाता है। अब हमारा जो आगे है ये, हाउ हैज पोइट्स मूड चेंज्ड, पोइट का मूड किस तरह से चेंज हुआ। अभी तो हमने देखा कि उनके ऊपर गिरा, उनका मूड चेंज हो गया, इससे हो गया, लेकिन कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब वो सैड हुए, हैप्पी हुए। तो हमने देखा था अपने पोएम में कि वो सैड हो जाते हैं जब उनका मूड, वो सैड से क्या हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं जब उनका मूड, जब उनके ऊपर शावर गिरता है, ठीक है। तो द पोइट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम, तो ये हम यहाँ से क्वेश्चन में से ही नोट डाउन कर देंगे इतना तो, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, द पोइट्स मूड चेंज्ड, पोइट्स का मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, फ्रॉम सैड टू ग्लैड। ग्लैड मतलब क्या होता है, ग्लैड मतलब होता है हैप्पी, खुश होना, खुशी होना, आनंदित होना है। तो क्या क्या हुआ, हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज, पोइट्स का मूड कैसे चेंज हो गया, मतलब किस, क्या हुआ उनके मूड को। तो द पोइट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू ग्लैड, पोइट्स का जो मूड था वह दुखी से खुश हो गए, वो उनका मूड चेंज हो गया।
ठीक है, तो ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 3 की ओर। हाँ, तो क्वेश्चन 3 है हमारा, इसमें भी हमें 2 क्वेश्चन गिवन है। उसमें क्या था, 3 क्वेश्चन गिवन थे, इसमें हमें 2 क्वेश्चन गिवन है। पहला हमारा क्वेश्चन है यहां से यहां तक, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। फिर यहां से लेकर यहां तक, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो what are the words that usually named in poems? इसमें भी हमें 3 क्वेश्चन गिवन है। एक यहाँ ये पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि जो वर्ड है, जो पोयम में जो पक्षी हैं, तो वो that are usually named in poems, कौन से पक्षी हैं जिनका पोयम में जिक्र किया गया है। पहले प्रश्न में हमसे ये पूछा है, क्या पूछा है कि कौन से पक्षियों का पोयम में वर्णन किया गया है, उनके बारे में बताइए। ठीक है, फिर हमारा ये दूसरा क्वेश्चन ये आता है, डू यू थिंक ए क्रो इज ऑफ्टन मेंशन्ड इन पोयम? क्या तुम सोचते हो कि क्रो को भी क्या किया जाता है, क्रो का भी वर्णन किया जाता है पोयम में? क्या तुम ऐसा कुछ क्या सोचते हो तुम इसके बारे में कि क्रो को भी पोयम में मेंशन किया जाता है? फिर हमारा 3rd क्वेश्चन, व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अ क्रो? अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या छवि तुम्हारे मन में आती है जब तुम क्रो के बारे में सोचते हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपना पहला क्या था, व्हाट आर दी वर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? वो कौन से पक्षी हैं जो हमें पोएम्स में बताए गए हैं, जिनका जिक्र हुआ है पोएम्स, वो क्या है? व्हाट आर दी वर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम? यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो पक्षी जिनका अक्सर आमतौर पर, यूजुअली यानी क्या होता है, आमतौर पर जिक्र किया जाता है। अभी यहाँ उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमें हमारी पोयम में कौन से पक्षी दिए गए, वो ये पूछ रहे हैं कि उन पक्षियों का नाम बताओ जिनका कविताओं में आमतौर पर वर्णन किया जाता है। तो वो कौन से होते हैं, जैसे आपने पढ़ी होगी छोटे में क्लास में, तो क्या होते हैं, पैरेट हुआ, और हमारा पीकॉक, इनको पोयम में बताया जाता है, जिससे क्या होता है, पोयम कैसी लगने लगती है, बहुत ही सुंदर लगने लगती है। जब हम पीकॉक के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्या छवि आती है, पीकॉक याद आती है ना, तो क्या बताया जाता है, कौन से बर्ड्स यूजुअली नेम्ड इन पोयम अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो है पीकॉक एंड पैरेट्स, पीकॉक्स एंड पैरेट्स। हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है यहीं से नोट डाउन कर देंगे सारा। तो उन्होंने पूछा अक्सर आमतौर पर कौन से पक्षियों का जिक्र किया जाता है पोयम में, तो वो है पीकॉक्स एंड पैरेट्स। और भी बहुत सारे हैं पक्षी जिनके बारे में बताया जाता है, लेकिन मेन तौर पर हमने क्या देखा है, पीकॉक पैरेट्स आर, फिर यही का यही लिख देंगे, पीकॉक पैरेट्स आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम। पीकॉक और पैरेट्स का अक्सर पोयम में वर्णन किया जाता है, पोयम को सुंदर बनाने के। यूजुअली यानी होता है आमतौर पर। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डू यू थिंक ए क्रो इज ऑफ्टन मेंशन्ड इन पोएम? क्या तुम सोचते हो कि क्रो को भी पोयम में मेंशन किया जाना चाहिए या किया गया? क्या सोचते हो तुम क्रो के बारे में जब क्रो को पोयम में मेंशन किया गया? तो क्या आएगा, नो। वो पूछ रहे हैं कि तुम क्या सोचते हो कि क्रो को मेंशन किया जाना चाहिए था इस पोयम में? तो हम क्या बताएंगे, क्योंकि हमने देखा जो क्रो होते हैं वो क्या होते हैं,
उनके बारे में, जैसे हर पक्षी के बारे में एक अवधारणा होती है। प्रकृति में, नेचर में हमें जो वस्तुएं होती हैं और जो 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 पक्षी हुए, जैसे और भी कोई, जैसे पेड़ हुआ, ये सब, तो इनके बारे में लोगों के द्वारा अलग अलग अवधारणाएं दी जाती हैं और माना जाता है। जैसे बिल्ली है, तो बिल्ली को, जब बिल्ली रास्ता काट जाती है तो उसको क्या माना जाता है? बुरा माना जाता है। तो ऐसे ही, और वहीं उसी जगह पे अगर कोई और जानवर हो, या जैसे गाय हो, गाय मिल जाए तो क्या बोलते हैं हम कि अब तो हमारा दिन अच्छा जाएगा, हमें गाय माता के दर्शन होते। ऐसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पे उन्होंने पूछा है तुम क्या सोचते हो कि क्रो को इस पोयम में मेंशन किया जाना चाहिए था? तो क्या है, क्रो क्या है? सिंबल ऑफ दैट, मृत्यु का प्रतीक। क्योंकि हमने देखा है जब क्रो को क्या माना जाता है? सिंबल ऑफ दैट। ठीक है, तो हम लिखेंगे नो, नहीं, नो क्रो, क्रो, नो क्रो, यहाँ पे नो क्रो इज हार्डली मेंशन्ड इन दी पोयम। हमारा आंसर क्या होगा? पहला हमारा आंसर, उनने हमसे पूछा है आप क्या सोचते हो, इसको मेंशन किया जाना या नहीं, तो हमने बोला नहीं, नहीं, क्रो इज, तो नहीं, क्रो इज हार्डली, हार्डली यानी होता है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नॉट, कतई नहीं, कतई नहीं, जैसे हम बोलते हैं कतई नहीं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं हार्डली, हार्डली। नो क्रो इज हार्डली मेंशन्ड इन दी पोएम्स, इन दी, नहीं, क्रो को पोयम में मेंशन नहीं किया जाता है। नो क्रो इज हार्डली मेंशन्ड इन दी पोएम्स, पोएम्स में क्रो को मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हमारे ये दो क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे हमारे थर्ड है, व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अ क्रो। जब तुम क्रो के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में किस प्रकार की छवि आती है? ठीक है, तो क्या होता है जब हम क्रो के बारे में सोचते हैं? व्हेन वी थिंक ऑफ अ क्रो, जब हम क्रो के बारे में सोचते हैं, तो अब मैं आपको बता रही हूँ आंसर। जो आपने, जो ऊपर मैंने बताया वो थे इन इतना आंसर, इसका, इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का। अब जो आप आंसर लिखोगे ये वाला, तो उसको पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे ऐसे। क्या है? व्हेन वी थिंक, व्हेन वी थिंक ऑफ ए, जब हम क्रो के बारे में सोचते हैं, when we think of a crow, the image, the image comes in, जब हम क्रो के बारे में सोचते हैं, when we think of a crow, the image comes, when we think of a crow, the image of a black bird, क्या आती है जब हम क्रो के बारे में सोचते हैं? तो क्या आती है? एक काले पक्षी की छवि हमारे दिमाग में आती है। when we think of a crow,
the image of blackbirds. When we think of a crow, the image of a blackbird come in mind. The image of a जब हम क्रो के बारे में सोचते हैं, द इमेज ऑफ ए ब्लैक बर्ड कम्स इन माइंड, विच इज, जो कि यहाँ पे कॉमा आएगा, विच इज बिलीव्ड, विच इज बिलीव्ड, जो क्या है, विच इज बिलीव्ड टू बी ए सिंबल, which is believed to be a symbol, which is believed to be a, which is believed to be a the symbol which is believed to be a symbol of bad omen, symbol of bad omen. ओमेन यानी क्या होता है, बैड ओमेन, बैड ओमेन मतलब होता है अपशगुन, अपशगुन, बैड ओमेन। जब हम उसके बारे में सोचते हैं, क्रो के बारे में, तो हमारे माइंड में क्या आता है, देखो, when we think of a crow, the image of a black bird come in mind, which is believed to be the symbol of bad omen. बैड ओमेन यानी क्या होता है, बैड ओमेन अपशगुन। जब हम क्रो के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, एक ब्लैक बर्ड की इमेज आती है, कम इन माइंड, हमारे दिमाग में एक काले पक्षी की क्या आती है, छवि आती है, विच इज बिलीव्ड, जो कि क्या करती है, जो हमें विश्वास कराती है, जो विच इज बिलीव्ड, जो हमें विश्वास दिलाती है, टू बी ए द सिंबल ऑफ बैड ओमेन, हमें जो अपशगुन होने का वादा कराती है या फिर हमें विश्वास कराती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही तो कह रहे हैं। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है? जैसा कि हमने अपनी पोयम में देखा, हेमलॉक ट्री के बारे में हमें बताया गया, तो इसमें अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हेमलॉक ट्री क्या है। व्हाट डजंट द पोएट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटी ट्री सच एज ए मैपल और एन ओक और ए पाइन। तो पोएट ने क्यों हेमलॉक ट्री का यूज किया है, किसकी जगह पे इन ट्रीयों को ना यूज करके पोएट ने हेमलॉक ट्री का यूज क्यों किया है। मैपल और ओक और पाइन ट्री का इस्तेमाल ना करके पोएट ने अपनी कविता में हेमलॉक ट्री का जिक्र क्यों किया है, हमें ये देखना है। तो ए हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री
जो हेमलॉक ट्री है वो क्या है? जहरीला पेड़ है। A hemlock tree is a hemlock tree is a poisonous tree. Poisonous यानी क्या होता है? जहरीला, पॉइजन पढ़ा है ना? A hemlock tree is a poisonous tree. एक जहरीला पेड़ है। A hemlock tree is a poisonous tree. ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगेन, व्हाट इज a hemlock tree? hemlock tree क्या है? hemlock tree is a poisonous tree. क्या है? एक जहरीला पेड़ है। ठीक है, A hemlock tree is a poisonous tree. अब हम देखेंगे उसके आगे जो बोला गया है, What does the poet write about a more beauteous tree such as a mop and or an oak or a pine? पोइट ने, जो हमारा कवि, उसने इनको यूज ना करके उसके बारे में जिक्र क्यों किया है? तो the poet does not close, पोइट ने, the poet The poet doesn't मतलब होता है does not, ठीक है? The poet does not choose, the poet does not, तो हमने यहाँ क्या किया? The poet does not choose, poet ने क्या नहीं इस्तेमाल किया? The poet does not choose mop, oak or pine tree. The poet does not choose maple, oak or pine tree. The poet does not choose maple, oak or pine tree. Instead, इंस्टेड यानी होता है के बजाय। इंस्टेड ही चोज द हेमलॉक ट्री। तो द पोएट डज नॉट चूज maple, oak or pine tree. Instead he chose the hemlock tree to present his mood and feelings. तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो क्या था क्वेश्चन में? हेमलॉक ट्री क्या है और पोइट ने हेमलॉक ट्री का जिक्र क्यों किया है? तो हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस ट्री है। द पोइट डज नॉट चूज मैपल, ओक और पाइन ट्री। इंस्टेड यानी के बजाय, इंस्टेड ही चोज द हेमलॉक ट्री टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग्स। इसके बजाय हेमलॉक ट्री का इस्तेमाल किया है उनके मूड और फीलिंग्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है और हमने अपने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन थे उनको देखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर्स। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। थैंक्स।